क्या चेन यी और मियाओ जिंग की अधूरी मोहब्बत आखिरकार पूरी होने वाली है, या हुआयुन कंपनी एक बार फिर इन दोनों के बीच दीवार बन जाएगी? पिछले एपिसोड के आखिर में चेन यी मियाओ जिंग को नए जूते दिलाने लेकर गया था, लेकिन मियाओ जिंग को वही मैचिंग शूज पसंद आ गए जिन्हें देखकर चेन यी ने लेने से मना कर दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए और यहीं एपिसोड 15 खत्म हो गया था। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां चेन यी मियाओ जिंग को जूते दिला रहा होता है, लेकिन जो शूज मियाओ जिंग को पसंद आते हैं वो बिल्कुल चेन यी के शूज जैसे होते हैं। शायद यही वजह थी कि चेन यी उन्हें लेने से मना कर देता है। वो मियाओ जिंग से कहता है इससे भी अच्छे शूज लेते हैं, लेकिन मियाओ जिंग का चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसे तो वही शूज पसंद थे। तभी दुकान में काम करने वाली लड़की मियाओ जिंग को एक खूबसूरत हाई हील्स दिखाती है। वो हील्स देखने में तो बहुत सुंदर थीं, लेकिन उनकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। मियाओ जिंग चेन यी से कहती है ये तो बहुत महंगी हैं। चेन यी बिना कुछ सोचे मुस्कुराकर कहता है कोई बात नहीं, मैं दिला रहा हूँ ना, ले लो। इसके बाद मियाओ जिंग वो हाई हील्स पहनकर देखती है, उसे वो बहुत पसंद आती हैं। फिर दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है इधर आओ। चेन यी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी मियाओ जिंग बच्चों की तरह उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। चेन यी हैरान होकर कहता है ये क्या कर रही हो, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है तुमने अभी अभी मुझे ये नई हील्स दिलाई हैं, मैं नहीं चाहती कि ये बारिश में भीगकर गंदी हो जाए। चेन यी कहता है कोई बात नहीं, गंदी हो जाएंगी तो मैं फिर से दिला दूंगा। ये सुनते ही मियाओ जिंग को हल्का सा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत नीचे उतरती है और जानबूझकर पानी में चलकर अपनी हील्स गंदी करने लगती है। चेन ये घबराकर कहता है अरे ये क्या कर रही हो। मियाओ जिंग उसकी तरफ देखकर कहती है कोई बात नहीं, तुम तो दूसरी दिला दोगे ना। चेन ये बस मुस्कुरा देता है। फिर वो कहता है अच्छा अब आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठो। इसके बाद चेन यी मियाओ जिंग को अपनी पीठ पर बैठाकर कार तक लेकर जाता है। कुछ देर बाद मियाओ जिंग अपनी कंपनी पहुंच जाती है। वहां उसकी पूरी टीम को हुआयुन कंपनी में काम करने के लिए उनके आईडी कार्ड मिल जाते हैं। तभी मियाओ जिंग के पास एक कॉल आता है। ये कॉल उसके बॉस मिस्टर सिन का था, जिससे मियाओ जिंग हमेशा बात करती थी। मिस्टर सिन उससे पूछते हैं वहाँ सब कैसा चल रहा है, तुमने अब तक जो जानकारी चाहिए थी वो इकट्ठा कर ली है ना, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे तुरंत बता देना। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर जांग दिखाई देते हैं। उनकी सेक्रेटरी उनसे कहती है चिंगहांग सिटी से बहुत सारे पार्सल आने वाले हैं, हम उन सबको कैसे संभालेंगे। मिस्टर जांग मुस्कुराते हुए कहते हैं मैंने चेन यी को इन्हीं सब कामों के लिए तैयार किया है, उसे आने दो, फिर मैं उससे बात करूंगा। फिर वो आगे कहते हैं और मैंने चेन यी को इन 6 सालों में कहाँ भेजा था, उसे मजबूत बनाने के लिए, ये बात आज तक कोई नहीं जानता। तभी उनकी सेक्रेटरी आकर कहती है सर चेन यी आ गया है। मिस्टर जांग चेन यी को अपने साथ बाहर टहलने के लिए ले जाते हैं। चलते चलते वो कहते हैं आज मैं थोड़ा फ्री था, इसलिए सोचा तुम्हारे साथ डिनर कर लिया जाए। इसके बाद मिस्टर जांग अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकालते हैं और चेन यी को देते हुए कहते हैं ये हुआयुन कंपनी का आईडी कार्ड है, मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। फिर वो कहते हैं मुझे पता है कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कभी अपना फैसला बदलो तो मेरी कंपनी में आ जाना। चेन यी उनसे पूछता है आपकी कंपनी में इतने लोग हैं, फिर सिर्फ मैं ही क्यों। मिस्टर जांग मुस्कुराकर कहते हैं क्योंकि तुम होशियार हो, तेज हो और सबसे ज़्यादा समझदार भी। हमारी कंपनी इस समय डूबते हुए जहाज़ की तरह है और मुझे पूरा यकीन है कि उसे किनारे तक सिर्फ तुम ही पहुंचा सकते हो। लेकिन चेन यी शांत आवाज़ में कहता है अब मेरे कोई बड़े सपने नहीं हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मिस्टर जांग फिर कहते हैं पैसों के लिए या अपनी फैमिली के लिए ही सही, ये काम कर लो। मैं वादा करता हूँ जैसे ही हमारी कंपनी फिर से संभल जाएगी हम सब कुछ ईमानदारी से करेंगे। लेकिन चेन यी इस बार भी साफ मना कर देता है। वो कहता है आप किसी और को ढूंढ लीजिए। मिस्टर जांग आखिरी बार उससे कहते हैं तुम जानते हो मैं टैलेंट की बहुत कद्र करता हूँ, मेरी कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, अब फैसला तुम्हें करना है, रुकना है या जाना है। चेन यी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें मियाओ जिंग के बॉस मिस्टर सिन अपनी कंपनी में दिखाई देते हैं। वो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से कहते हैं
अगले हफ्ते के लिए मेरा टांग सिटी का टिकट बुक कर दो। मैं खुद वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि मियाओ जिंग किसी खतरे में तो नहीं है। दूसरी तरफ उसी रात मियाओ जिंग अपनी कंपनी से बाहर निकल रही होती है। तभी चेन ही उसे लेने आ जाता है। वो दूर खड़ा होकर देख रहा होता है कि मियाओ जिंग अपने ऑफिस के लोगों के साथ हंसते हुए बातें कर रही है। जब मियाओ जिंग उसके पास आती है तो चेन ही पूछता है, ये लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, हाँ, और ये जो लड़का है ये मेरा जूनियर है। चेन ही उस लड़के की तरफ देखकर कहता है, ये लड़का बहुत बातें करता है, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मियाओ जिंग हंसते हुए कहती है, लगता है तुम मेरे लिए पति ढूंढ रहे हो। चेन ही तुरंत कहता है, मैं तुम्हारे लिए पति क्यों ढूंढूंगा? मियाओ जिंग फिर मुस्कुराकर कहती है, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई मुझे तुमसे छीन ले जाएगा? चेन ही नजरें चुराते हुए कहता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मियाओ जिंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे तो लग रहा है तुम जल रहे हो। इस बार चेन ही भी हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं क्यों जलूंगा। दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन ली की नई दुकान की ओपनिंग सेरेमनी होती है। उसने चेन ही और मियाओ जिंग दोनों को बुलाया था। जैसे ही चेन ही वहाँ पहुँचता है, ली उसके पास आकर कहती है, मेरी दुकान की रिबन कटिंग होने वाली है, तुम भी मेरे साथ रिबन काटो ना। लेकिन चेन ही साफ मना कर देता है। वो कहता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम खुद ही कर लो। मैं सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। तभी वहाँ मियाओ जिंग भी पहुँच जाती है। ली तुरंत उससे कहती है, मियाओ जिंग, अपने भाई को समझाओ ना, मैंने इसे कितना कहा लेकिन ये मान ही नहीं रहा। मियाओ जिंग कुछ नहीं कहती। वहीं चेन ही थोड़ा नाराज नजर आ रहा था। फिर वो ली से कहता है, क्या तुम्हें रिबन कटिंग नहीं करनी? समय हो गया है। ली मुस्कुराकर कहती है, हाँ चलो शुरू करते हैं। इसके बाद ली अपनी नई दुकान की ओपनिंग कर देती है। रिबन कटिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद चेन ही ली के पास जाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। दोनों थोड़ा किनारे चले जाते हैं। तब चेन ही ली से कहता है, आज के बाद पब्लिक के सामने मुझसे थोड़ा दूर रहा करो। ली हैरानी से पूछती है, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करोगे और हमेशा मेरा साथ दोगे। चेन ये शांत आवाज में कहता है, अब तुम्हारी नई दुकान खुल चुकी है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, इसलिए अब हमें ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नाटक भी खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर ली का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चेन ही वहाँ से चला जाता है और ली बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। कुछ देर बाद चेन ही और मियाओ जिंग घर लौट आते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी मियाओ जिंग अपने फ़ोन पर ऑफिस का ही काम कर रही होती है। वो फ़ोन पर कहती है, हाँ मैं अभी आती हूँ। ये सुनकर चेन ही उससे पूछता है, क्या तुम अभी भी ओवरटाइम कर रही हो? तुम्हारी कंपनी तुम्हें आराम भी नहीं करने देती? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, मुझे इसी काम के तो पैसे मिलते हैं और अगर ओवरटाइम करूँगी तो उसके अलग से पैसे भी मिलेंगे। फिर वो हंसते हुए कहती है, एक काम करना, मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देना प्लीज। जब चेन ही उसके कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रहा होता है, तभी उसकी जेब से एक आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। चेन ही उसे उठाकर देखता है। उस पर साफ लिखा था, हुआयुन कंपनी। ये देखते ही चेन ही के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसी समय मियाओ जिंग पीछे से आ जाती है और पूछती है, क्या कर रहे हो? चेन ये तुरंत आईडी कार्ड वापस रख देता है और कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रहा था। मियाओ जिंग हंसते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी और तुम सच में मेरे कपड़े धोने लगे। इसके बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए चेन ही मियाओ जिंग को उसका आईडी कार्ड देते हुए कहता है, ये लो अपना आईडी कार्ड, अपनी चीजें संभाल कर रखा करो। फिर वो पूछता है, तो तुम सच में हुआयुन कंपनी के लिए काम कर रही हो? मियाओ जिंग कहती है, हाँ लेकिन क्यों, क्या हुआ? चेन ही तुरंत कहता है, वो लोग तुमसे देर रात तक काम कराते हैं, सिर्फ यही वजह काफी है कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। मियाओ जिंग बिना सोचे जवाब देती है, नहीं, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी, ये नौकरी मैंने खुद ढूंढी है। चेन ही फिर मियाओ जिंग से कहता है, क्या हुआयुन कंपनी ने तुम पर कोई जादू कर दिया है? तुम्हें वहाँ काम करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम पहले से ही उनकी इतनी वफादार हो गई हो। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, काम तो ऐसे ही होता है ना, अगर मैं हर थोड़े दिन में नौकरी बदलती रहूंगी तो कैसे चलेगा? यहाँ मुझे सब कुछ मिल रहा है, ओवरटाइम के पैसे, वीकेंड की छुट्टी, इसलिए मैं इस नौकरी से खुश हूँ। लेकिन चेन ही अब भी परेशान था। वो कहता है, सिर्फ पैसों से कुछ नहीं होता, वो लोग तुम्हें इतना काम करवाएंगे कि तुम खुद परेशान हो जाओगी। मियाओ जिंग मुस्कुराकर जवाब देती है, अगर कभी मैं उनके लिए काम नहीं कर पाई
तो हमारा बिलियर्ड्स हॉल तो है ना, मैं वहाँ आकर काम कर लूँगी, अब तुम मेरी चिंता करना बंद करो। इतना कहकर मियाओ जिंग ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन चेन ही वहीं बैठा उसके बारे में सोचता रह जाता है। इसी बीच हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है। जो कांग अपने ऑफिस पहुंचता है, वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर उससे कहते हैं, कैप्टन आप आज भी नहीं बदले, आज भी वही ग्रीन टी पीते हैं। जो कांग उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप अपनी टेबल की तरफ जाता है और वहाँ रखी वेनजिए की तस्वीर को देखने लगता है। दोस्तों 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें वेनजिए एक बार भी दिखाई नहीं गई। मुझे तो अब भी यही डर लग रहा है, कहीं उसके साथ सच में कुछ बुरा तो नहीं हुआ। अगले दिन मियाओ जिंग की कंपनी की छुट्टी होती है। चेन ही उसे उसी मेले में घुमाने लेकर जाता है जहाँ वो दोनों 6 साल पहले आए थे। दोनों मेले में घूम रहे होते हैं, तभी चेन ही मियाओ जिंग से कहता है, मेरे साथ आओ। वो उसे उसी जगह लेकर जाता है जहाँ उसने 6 साल पहले एक विश मांगी थी। उस जगह खड़े होकर चेन ही मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया, 6 साल पहले मैंने मियाओ जिंग के लिए एक विश मांगी थी कि वो अच्छे नंबरों से स्कूल में टॉप करे, और मेरी वो विश सच हो गई। ये सुनते ही मियाओ जिंग बस उसकी तरफ देखती रह जाती है। उसे याद आता है कि 6 साल पहले चेन ही ने सच में यहाँ कोई विश मांगी थी, लेकिन आज उसे पता चला कि वो विश अपने लिए नहीं बल्कि मियाओ जिंग के लिए थी। मियाओ जिंग धीरे से कहती है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर वो चेन ही का हाथ पकड़ लेती है और उसे वहाँ से अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद दोनों वहीं एक शानदार शो देखने लगते हैं। शो खत्म होने के बाद मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, इनका एक और शो अगले रविवार को होने वाला है, तब भी तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे ना? चेन ये बिना कुछ सोचे मुस्कुराकर कहता है, हाँ ज़रूर। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी मियाओ जिंग कहती है, मुझे ऑफिस छोड़ दो। चेन ये हैरानी से पूछता है, लेकिन आज तो तुम्हारी छुट्टी थी, फिर ऑफिस क्यों? मियाओ जिंग जवाब देती है, अचानक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे आज भी ओवरटाइम करना पड़ेगा। चेन ये कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कुछ देर बाद चेन ये मिस्टर जांग की सेक्रेटरी से मिलने पहुंचता है। वो उससे पूछता है, कुछ दिन पहले हुआ सिटी से जो टीम आई है वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और क्या वो लोग मिस्टर जांग से भी मिले हैं? सेक्रेटरी जवाब देती है, देखो चेन ये, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। तुम्हें पता है अगर मिस्टर जांग को पता चल गया तो क्या होगा? फिर वो धीरे से कहती है, हाँ मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हमारी कंपनी में बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, लेकिन वो कौन हैं और किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ये मैं नहीं बता सकती। चेन ये कहता है, कोई बात नहीं, मैं किसी और रास्ते से पता कर लूँगा। सेक्रेटरी मुस्कुराकर कहती है, अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ली ने अपनी नई दुकान के लिए एक नई मशीन मंगवाई थी, लेकिन जैसे ही उसकी दोस्त पार्सल खोलती है उसे पता चलता है कि अंदर वो मशीन नहीं थी जो उन्होंने ऑर्डर की थी। वो तुरंत डिलीवरी बॉय से कहती है, तुम लोगों ने गलत सामान भेजा है, ये वो मशीन नहीं है जो हमने मंगवाई थी। तभी वहाँ ली भी आ जाती है। उसकी दोस्त उसे पूरी बात बता देती है। ली गुस्से में डिलीवरी बॉय से कहती है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, लेकिन डिलीवरी बॉय साफ मना कर देता है। वो कहता है, इस पार्सल का कोई रिफंड नहीं होगा। ली गुस्से में कहती है, तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड, लेकिन इतना कहते ही वो रुक जाती है। फिर कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड की बहन तुम्हारी ही कंपनी में काम करती है। डिलीवरी बॉय बेपरवाही से जवाब देता है, मैं क्या करूं, मैंने तो बस अपना काम किया है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी दोस्त कहती है, मुझे लगता है हमें चेनी को फ़ोन कर देना चाहिए, लेकिन ली तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तब उसकी दोस्त कहती है, अगर चेनी को नहीं बुलाना चाहती तो मियाओ जिंग से मदद मांग लो, वो तो हुआयुन कंपनी में ही काम करती है। ली जवाब देती है, मियाओ जिंग अभी अभी इस शहर में आई है और उसने भी अभी नई नौकरी शुरू की है, मैं उसे बेवजह परेशान नहीं करना चाहती। इतना कहकर ली वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी दोस्त चुपचाप मियाओ जिंग की कंपनी पहुँच जाती है और उसे पूरी बात बता देती है। सब सुनने के बाद मियाओ जिंग कहती है, तुम चिंता मत करो, अगर उस आदमी ने सच में तुम्हारे साथ धोखा किया है तो मैं ये मामला संभाल लूंगी। कुछ देर बाद ली की दोस्त वापस दुकान पर आ जाती है। उसे देखते ही ली कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, चेन ही और मियाओ जिंग दोनों को परेशान मत करना, फिर तुम उसके पास क्यों गई? उसकी दोस्त मुस्कुराकर कहती है, लेकिन मियाओ जिंग बहुत समझदार है, उसने कहा है कि वो हमारी मदद करेगी। तभी
ली के पास उसी डिलीवरी बॉय का फ़ोन आता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। ये सुनकर ली की दोस्त कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम चेनी को साथ ले जाओ। लेकिन ली मना कर देती है। वो कहती है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। जब ली उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है। मियाओ जिंग पहले से ही वहाँ उस डिलीवरी बॉय के साथ बैठी होती है। मियाओ जिंग ली से कहती है, यही वो आदमी है जो लोगों को ऐसे ही धोखा देता है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और तुम्हारे पूरे पैसे भी वापस करेगा। ये सुनते ही डिलीवरी बॉय तुरंत ली से माफ़ी मांग लेता है और उसके सारे पैसे वापस कर देता है। फिर वो मियाओ जिंग से कहता है, प्लीज़ मेरे ऊपर केस मत करना, मैं आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मियाओ जिंग कहती है, उम्मीद है आगे से तुम किसी को धोखा नहीं दोगे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ली खुश होकर मियाओ जिंग को थैंक यू कहती है। फिर कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये रख लो मेरी मदद करने के लिए। लेकिन मियाओ जिंग पैसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये पैसे अपनी नई दुकान के लिए नया सामान खरीदने में इस्तेमाल करना। ये सुनकर ली कहती है, सच में पढ़े लिखे होने का यही फ़ायदा है, कोई तुम्हें आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लेकिन मैं बचपन से पढ़ लिख नहीं पाई क्योंकि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, बचपन में मेरी हालत भी कुछ तुम्हारी जैसी ही थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। फिर वो आगे कहती है, तुम अब भी पढ़ सकती हो, आजकल पढ़ाई के लिए स्कूल या कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं है, तुम अपनी दुकान संभालते हुए भी रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ सकती हो। ये सुनकर ली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, सच में? मियाओ जिंग मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। इतना कहकर मियाओ जिंग वहाँ से चली जाती है और ली बस मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखती रह जाती है। मियाओ जिंग अपना फ़ोन निकालती है, उसमें उसकी माँ के कई मैसेज आए हुए थे। मैसेज में लिखा था, तुम कहाँ हो, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? लेकिन मियाओ जिंग उन मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। तभी उसके जूनियर का फ़ोन आता है। वो घबराते हुए कहता है, मैम जल्दी ऑफिस आ जाइए, मिस्टर जांग का आदमी फिर से नई नई शर्तें रख रहा है। मियाओ जिंग तुरंत कहती है, ठीक है मैं अभी आती हूँ। इसके बाद वो सीधे ऑफिस पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि उनकी टीम का डिप्टी लीडर सबको समझा रहा था। वो कहता है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट पर ही तो साइन करना है, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, साइन कर दीजिए और काम शुरू कीजिए। तभी मियाओ जिंग वहाँ पहुँचती है और कहती है, आप बार बार साइन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने पहले ये देखा भी है कि ये कंपनी आखिर करती क्या है? डिप्टी लीडर जवाब देता है, बिना किसी सबूत के तुम किसी कंपनी पर आरोप कैसे लगा सकती हो? तब मियाओ जिंग अपने पास रखी फाइल निकालती है और कहती है, मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करती। पिछले 3 दिनों में मैंने कुछ ज़रूरी जानकारी इकट्ठा की है। फिर वो सबको बताती है, 3 दिन पहले मैं इस कंपनी के पीछे वाले वेयर हाउस में गई थी। वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ सिर्फ इस शहर के पार्सल नहीं आते, बल्कि अलग अलग शहरों से भी पार्सल आते हैं जिनका कोई सही रिकॉर्ड ही नहीं है। मियाओ जिंग आगे कहती है, जब इन पार्सलों का कोई हिसाब नहीं है तो हम बिना जांच किए इस कंपनी के साथ कैसे काम कर सकते हैं? ये सुनकर डिप्टी लीडर नाराज़ हो जाता है। वो कहता है, तुम मुझसे बहस कर रही हो? वैसे भी इस टीम में मेरी सुनता ही कौन है, सब तुम्हारी ही बात मानते हैं। लगता है तुम खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। ऑफिस का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। तभी उनकी टीम की एक जूनियर कर्मचारी चुपके से अपने बॉस को मैसेज कर देती है, सर डिप्टी लीडर और मियाओ जिंग के बीच बहस हो रही है। कुछ ही सेकंड बाद ऑफिस का प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है और स्क्रीन से एक आवाज़ सुनाई देती है, मिस्टिंग। और इसी बड़े सस्पेंस के साथ एपिसोड 16 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब तो साफ लग रहा है कि मियाओ जिंग सिर्फ नौकरी करने नहीं बल्कि हुआयुन कंपनी का पूरा सच सामने लाने आई है। लेकिन क्या चेन यी उसे इस खतरनाक खेल से बचा पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।